बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे। मामला था मुबैना करप्शन का। वारंट जारी किए गए, नैब चेयरमैन की तरफ से मदद हासिल की गई रेंजर्स की, और खान साहब को वारंट दिखाकर गिरफ्तार किया गया और ले जाया गया। तो मामला यहाँ पे जो था वो तो था मुबैना करप्शन का, और हमला हुआ जिन्ना हाउस पे। मामला था मुबैना करप्शन का और हमला हुआ मियां वाली एयर बेस पर। मामला था मुबैना करप्शन का और हमला हुआ GHQ रावलपिंडी पर। मामला था मुबैना करप्शन का और हमला सरगोदा यादगारे शोहदा पर। मामला था मुबैना करप्शन का और नारे पाक फौज के खिलाफ। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जिस जमात का नाम इंसाफ पर रखा गया हो, खुद इमरान खान साहब कहते थे कि नैब मेरे अंडर नहीं आती, इसलिए मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। खुद कहते थे कि इन पर केसेस हैं तो अदालतों का सामना करें। जब अपने ऊपर आई तो फिर बयानिया यह बनाया गया कि या खान रहेगा या फिर माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह और खुदा न खास्ता पाकिस्तान रहेगा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल पिछले 2 दिन के अंदर डेवलप हुई। ऐसे मालूम होता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा सानहा वाकया रूनुमा हो गया हो, और जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से GHQ के ऊपर हमला किया गया, इसकी कई डायमेंशंस निकलती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। आज के इस प्रोग्राम के पहले मौजू में हम इन पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारा कुछ करके किसका फायदा हुआ। कौन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अफरा तफरी हो? कौन चाहता है कि डॉलर का रेट 305 से तजावज कर जाए? कौन चाहता है कि लोग पैसों के बजाय गोल्ड रखना शुरू कर दें? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। जनाब, आज ज्वाइन किया है मुर्तजा सोलंकी साहब ने स्काइप के जरिए, शनीला अम्मार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप के जरिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब, पहला सवाल आपसे होगा, अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जलाओ घेराव और सरकारी इमलाक का नुकसान, क्या ये किसी सियासी जमात का एहतजाज है? आपके तवील सवाल का मुख्तसर जवाब तो नफी में है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक पीर साहब मशहूर थे। उनके बारे में मशहूर था कि अगर कोई बीमार हो और वो उनके पास जाए और वो उनके सर पे डंडा मारें हल्का सा, तो इसका मतलब है कि वो जल्द शफा पा जाएंगे। तो आज मैंने एक लाहौर की मशहूर कैंसर अस्पताल की जारी करदा रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान के ज़ख्म फिर हरे हो गए हैं और उनकी टांग ठीक नहीं है, और जिस दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए उस दिन भी वो व्हील चेयर पे थे। मैं ये कहते हुए बहुत खुशी का इजहार करता हूँ कि खान साहब जिस डंडे का उन्होंने जिक्र किया अदालत में कि उनको पड़े, उसने लगता है कि उसी पीर बाबा वाला काम किया है और वो शफायाब हो गए हैं। जिस फुर्ती के साथ वो एक एथलीट के तौर पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरा अदालत में तवील राहदारी से चलते हुए हाजिर हुए, मुझे और इस कौम को उनकी सेहतयाब होने की खुशी है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब आपका जो सवाल है उसका मुख्तसर जवाब ये है कि देखें जी, अब किसी को शुबा नहीं है कि जो पिछले 2 दिनों के अंदर और आज का दिन शामिल करते हुए जिन तनसीबात की तबाही का, जिनमें आज के पाकिस्तान का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन पेशावर भी है जो 1935 में शुरू हुआ, उसकी तबाही, जहाँ पर अहमद फराज जैसी हस्तियाँ स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उन्होंने काम किया, उनके हाथ के लिखे हुए नुस्खे मैंने खुद देखे हैं एक डायरेक्टर जनरल के तौर पर। इन सब तबाही के बाद जो ऑडियोज आई और वीडियोज आई जिसमें ये साबित हुआ कि ये कोई
अवाम का या कारकुनों का कोई जज्बाती रद्दमल नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म सरगर्मी थी जिसकी क़ियादत पीटीआई के लीडर्स ने की। उसके बाद जो जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है अदालत उज़्मा में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि कमरा अदालत में मेरे पास एक आइन है, सब्ज किताब, उसका जो आर्टिकल 10 है उसके अंदर लिखा है कि तमाम लोगों के साथ कानून के हिसाब से बराबर सलूक किया जाएगा। तो अगर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, कमरा अदालत से नहीं, गिरफ्तार किया गया, उसमें कोई तकनीकी मसाइल है तो जरूर होंगे, अदालत ने कुछ देखकर फैसला किया होगा। लेकिन अदालती कमरों से हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, कमरे से। यही सूरत हाल शर्जील मेमन के साथ हुई। पिछले 4 साल में कई माह तक बगैर किसी पूछगाछ के सियासी रहनुमाओं, जिनमें साबिक वज़राए आज़म भी शामिल है जी, जिस तरह से डाला गया, क्या ये तमाम सहूलियात उनको मुयसर थी? तो जो तराजू के जो पलड़े हैं उनको जरा देखना होगा कि कहीं वो किसी एक तरफ झुक तो नहीं गए। मुझे लगता है कि वो झुक गए हैं। ये मेरा एक मोदवाना तबसरा यही है। ठीक है शनीला साहिबा, ये जो हमला हुआ है, ये हमला, इसमें किसका फायदा हुआ है? कौन ये चाहता था कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो? खान साहब के साथ ऐसा क्या हो गया था कि इस तरह के हमलों की, और वो भी रियासत पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर, और जिस तरह से सुलंगी साहब ने बताया कि एक रेडियो, एक पुरानी कदीम बिल्डिंग जो हमारी एक जिसे कहते हैं हमारा एक एसेट है, उसके ऊपर हमला हुआ। ये पैगाम क्या दिया गया? इसका मकसद क्या था? इसका फायदा किसको हुआ? देखिए यासिर, पहले तो मैं मुर्तजा सुलंगी साहब की तरह इमरान खान को सेहतयाबी के ऊपर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वाकई जो आज वीडियो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई है, जिस तरह वो चलते हुए जा रहे हैं, हमें चाल के अंदर कोई लड़खड़ाहट नजर नहीं आई है, बड़ी फुर्ती के साथ वो जा रहे थे। तो अच्छी बात है कि वो सेहतयाब हैं, वो व्हील चेयर पे उनको आने की जरूरत नहीं है। और जो उनके सपोर्टर्स की तरफ से वीडियो और पैगामात दिए जा रहे थे, ऑडियो पैगामात दिए जाते थे कि खान साहब के सर पे डंडा लगा, टांग पे डंडा लगा, वो बहुत ही हालत में। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि वो कहाँ पे गया ना, वो जिस सेहत, मुझे तो पहले से ज्यादा वो सेहतमंद लगे हैं आज जो मैंने उनकी वीडियोस देखे। लेकिन शायद ये था कि पहले वो डब्बा अपने सर पे चढ़ा के आते थे तो हम चेहरा देख नहीं पाते थे, तो आज शायद उनका दीदार हो गया तो हमें पता चल गया कि वो ठीक ठाक है, माशाल्लाह सेहतयाब। चलें, तो अब आइंदा अगर उनको अदालत बुलाएगी तो उनके पास कोई वजह नहीं होगी ना आने की। जहां तक बात है आपके सवाल की, देखिए ये सारा कुछ जो था ना प्लान था। पहली बात तो ये कि जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है वो केस ना तो बगावत का था ना गद्दारी का था। ऐसा कोई भी केस होता तो हम लोग भी उसको मजम्मत कर रहे होते कि भाई किस केस में आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पकड़े। ये एक क्लियर करप्शन का केस था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस था। आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे जो बर्तानिया से आपको मनी लॉन्ड्रिंग के दिए गए, आपने अपनी काबीना को उसके बारे में बताया नहीं, एक बंद लिफाफे में वो फैसला लेके आए, काबीना से उसको माफ करवाया। फवाद चौधरी की वीडियोस मौजूद है, शेर रशीद की मौजूद है, फैसल वाडा की मौजूद है कि हमें पता ही नहीं वो फैसला क्या था, हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया और मंजूर करवा लिया गया। और वो पैसे जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे थे, जो पाकिस्तान की हुकूमत के बैंकों में आने थे, वो सेटलमेंट में दे दिए गए एक प्रॉपर्टी टाइकून के। तो जो ये प्लान तो पहले से बना लिया गया था, क्योंकि खान साहब को नजर आ रहा था कि करप्शन के बहुत से केसेस है, किसी में फर्द जुर्म होगी, किसी में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक प्लानिंग से पहले किया गया था। और खान साहब हमेशा कहते थे अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इस मुल्क में फिर जो है ना वो एक जंग छिड़ जाएगी। तो कहते हैं कि मैं नहीं तो फिर एटम बम गिरा दो। बिल्कुल, वो पहले उन्होंने कहा हुआ ये बात। जमान पार्क में लोग बैठे हुए थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनकी ऑडियोज आई थी जिसमें अमीन गंडापुर की थी कि वो असला लेके जमान पार्क आ रहे थे। तो यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कह रही है कि आप कोर कमांडर हाउस के बाहर जाएं और आप सब इकट्ठे होके वहां पर जाएं। और सबने वो देखी है, वो वीडियो सबके सामने है। मंसूबा ये था कि ये जाएंगे जीएचक्यू पे, कोर कमांडर हाउस पे, इन जगहों के ऊपर हमला करेंगे, आर्मी रिएक्ट करेगी, इनके कुछ बंदे मरेंगे और मुल्क के अंदर अनार्की फैलेगी। साहब ये भी बता दें कि वो सिर्फ कोर कमांडर हाउस नहीं है,
बल्कि वो जिना हाउस भी है। कायद आज़म ने इस घर को खुद बनाया, उनकी मिल्कियत था, उसके बाद फिर इसे रियासत पाकिस्तान को हवाले कर दिया गया। तो इसकी और भी तारीखी अहमियत और लिहाज से भी है, बहुत से लिहाज से है ना। लेकिन देखा, ये बात थी, कहते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन है, तो फिर रेड लाइंस तो बहुत से अदारों की होती है जो कि क्रॉस हुई है। तो ये जो जत्थों की सूरत में अटैक किए गए हैं, ये किसी सियासी जमात का नहीं था, क्योंकि सियासी जमातों के बहुत से लीडरान जेलों में गए हैं। हमने उससे पहले ऐसी दहशतगर्दी नहीं देखी, सिवाय ये कि जो आपकी कालेदम तंजीमें थी या आपकी जो मजहबी जमातें थी या टीटीपी है, ये सब कुछ वो करते हैं। तो ये सियासी जमात के लेवल से अपने आप को उस जमात के लेवल के ऊपर लेके आ गए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर अभी तो केस में वारंट के ऊपर गिरफ्तार किया गया, तो अगर कोई बाद में गिरफ्तारी के ऊपर ऐसा रिएक्शन आया है तो कल कोई फैसला आ जाता है तो उस पर क्या रिएक्शन आएगा? ये किस तरह, ये रियासत को एक थ्रेट करने का एक तरीका कार है, और दूसरा जो तरीका, जो हमला, जो जिस तरह से तरीका वारदात अपनाया गया इनकी तरफ से, ये तो कोई बहुत ट्रेंड और प्लानिंग के साथ नहीं हुआ कि ये बिल्कुल ऐसे हैपहैज़र्डली तो नहीं हुआ। उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की, डिमार्क की, उसके बाद उसके ऊपर हमला किया। तो ये बेसिकली जिस तरह से जिन खदशात का इजहार शनीला साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में किया जाता था कि जिन लोगों को जमान पार्क के अंदर रखा गया है, उन लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात और सवालात हैं, तो उन सवालात का नतीजा हमने देख लिया। फिर यासिर बहुत शुक्रिया। इस पैनल में 2 अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्हें कराची में रहने का तजर्बा है और कराची में रहकर हमने भुगता भी बहुत है। एक सोलंगी साहब हैं, एक मैं हूँ। एक बात तो ये है, और सिर्फ हवाले के लिए बता रहा हूँ कि कराची में जिस तजर्बे को हमने भुगता वो ये था कि एक लीडर था वहाँ और उसकी एक जमात भी थी। वो शाम के 6 बजे ऐलान करता था कि मेरी जमात आज से पुरअमन हड़ताल का ऐलान करती है। जब वो पुरअमन हड़ताल का ऐलान होता था तो उसके बाद बहुत पुरअमन लोग असला लेकर सड़कों पर निकल आते थे और गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर देते थे। 5, 6, 8, 10 लोग उस रात हलाक हो जाते थे और अगले दिन पुरअमन हड़ताल होती थी। तो ये इसका यूँ समझिए कि पूरे पाकिस्तान में यूँ समझिए कि ये उसको दोहराया गया है। और इस वाक़े का सबक ये है कि क़यादत और सियासत अवाम का काम है, इसे अवाम पर छोड़ दिया जाए और इस वाक़े से ये सबक सीखा जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर कोई सियासी जमात हो तो फिर वो चाहे आपके उसके लीडर को फांसी दे दें, चाहे आप उसके लीडर को जला वतन कर दें, चाहे आप उसके लीडर के साथ कुछ भी सलूक करें, तो सियासी जमात सियासी रवैया अख्तियार करती है। आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, नवाज़ शरीफ साहब को जलावतन कर दिया गया, इन लोगों को बार बार गिरफ़्तार किया गया। बेनज़ीर भुट्टो हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं, गिलानी साहब हैं। क्या इन लोगों ने गिरफ़्तारी के वक्त कभी उनकी जमात से कोई डॉक्टर राशिद जो हैं वो सामने आई, इन जमात से इसी तरह का कोई और बंदा सामने आया, चौधरी साहब, बेशुमार लोग कोई सामने आया हो और उसने कहा हो कि टूट पड़ो कोर कमांडर हाउस पर, टूट पड़ो जिना हाउस पर, टूट पड़ो रेडियो पाकिस्तान पर, फिर रिपोर्ट भी ली हो, मैं ये समझ, और रिपोर्ट भी लें, और फिर एजाज चौधरी वगैरह वगैरह। तो मैं मुमकिन है कि इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सके सोलंगी साहब। जिना हाउस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जिसे नज़र आतिश किया गया है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये वो पहला स्टेशन है जिससे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सबसे पहले बुलंद किया गया। ये वो रेडियो पाकिस्तान था जिसे आपने नज़र आतिश किया है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, आज ही मैंने प्रोफाइल लिखा है इमरान खान का और एक जगह शाये हुआ है, उनके करीब 3 दोस्त का जो उनके सारे राजों के अमीर रहे हैं और वो जानते हैं, उनका कहना ये है कि ये शख्स अपनी ज़ात के सिवा किसी को अहमियत नहीं देता, यहाँ तक कि पाकिस्तान का तकद्दुस भी उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। मैं आपको अपने इंटरव्यू की मिसाल देता हूँ और उसके गवाह नज़ीर लगारी साहब हैं। जो सवाल आपने पूछा था, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई 2 दफ़ा आइन शिकनी की जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, आप इक़्तिदार में आ गए तो आप क्या करोगे? उसने कहा
कि आइन शिकनी का मामला मेरा नहीं, वो मुक्केबाजी नवाज बात शरीफ बता दें जरा। मेरा नहीं, नवाज शरीफ का मामला है। ये बात किसने कही? ये इमरान खान ने कही कि आइन शिकनी मेरा मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आइन आपके लिए नज़र में अहम नहीं है तो आप जो है अपनी ज़ात को अहमियत देते हैं। आपने मुक्के वाली बात कही, ये 1994 की बात है जब ये पार्टी लॉन्च की जा रही थी और इनको एक मुतारिफ कराया जा रहा था, तो एक जर्नलिस्ट के घर डिनर हुआ लाहौर में और इसके गवाह जो हैं इस वक्त ज़िंदा सलामत मौजूद हैं, सईद आसी साहब। उस नशिस्त में रात के खाने पर जब एक सहाफ़ी ने उनसे तनकीदी नौइयत का सवाल किया तो उस मौके पर इमरान खान अपनी नशिस्त से उठे और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। सिर्फ यही नहीं हुआ, एक शायद कोई मियाँ वाली का सफ़र था इस्लामाबाद से, यहाँ से वो जा रहे थे, इन्होंने मीर शकील उर रहमान के बारे में कोई यादागोई की इमरान खान ने, तो उस वक्त जो उनके साथ थे, इस वक्त मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, उन्होंने कहा कि खान साहब आप ये क्या करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता मैं क्यों ना करूं, मुझे ये शख्स नापसंद है। और जिस वक्त हम दोनों स्टूडेंट थे, इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे, मैंने इसे बैट से मारा था, तो आज भी मेरे दिल में उसके बारे में यही जज्बात हैं। तो इस मिजाज का आदमी अगर इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करेगा और इस मुल्क में अपनी गिरफ्तारी को रेड लाइन करार देकर रियासत को दाव पे लगा देगा, तो इस आदमी से आप क्या तवक्को रखते हैं? आखिरी बात यही है कि देखें, क़यादत, सियादत और सियासत का काम अवाम पर छोड़ दिया जाए, ऐसे तजर्बात न किए जाएँ। इससे बड़ा आपके पास और कोई सबक नहीं है। चलें, अब तो तजर्बा हो गया ना। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, सर फरमाइएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर एक जो है पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म है, उनके हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पे प्रोसीजर को फॉलो करके उनको उठाया जाता है, उसके बाद उन्हें लेकर जाया जाता है, उस पर जो रिएक्शन आता है वो ऐसे आता है कि खुदा न खास्ता किसी और मुल्क के लोग आ गए हैं और हमारे मुल्क के ऊपर यलगार उन्होंने कर दी है। ये क्या मैसेज दिया है इन्होंने कि ये रियासत को, किसी भी इदारे को, किसी कानून को नहीं मानते? मैं समझता हूँ कि हम अपने इस प्रोग्राम में, हमारा जितना भी पैनल है, हम बार बार इस तरफ मुसलसल निशानदेही करते रहे कि पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट जो होता है वो एक दिन रियासत के वजूद के लिए ख़तरा बन जाता है। तो जो बात फ़िक्र अंगेज़ फ़ारूक आदिल साहब ने की है, वो ये जब हम लॉन्च और इंजीनियरिंग करते हैं तो ये नहीं पता कि रियासत को हम उस शाख नाज़िक के आशियाने पे खोखला कर रहे हैं और रियासत की सरपरस्ती में हम ऐसे सांप पाल रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान का सोलंगी साहब ने तज़किरा किया, मुझे वो वाक़ याद है कि जब PTV जहां हम बैठे यहाँ इंतशार पसंद घुस गए थे, तो तब से अब तक अब हमें रियासत को आगे बढ़ना है और गलतियों पे इसरार नहीं करना। अब ये है कि जो सियासी तदब्बर और सियासी हिकमत अमली एक सियासी जमात के सरबराह में होती है, वो इमरान खान साहब में नहीं है और वो कल्ट की तरह इसको चला रहे हैं। और कल्ट का फिर अंजाम हमने तारीख में देखा है कि वो गुरु रजनेश हों, वो हिटलर हों, वो मसूलिनी हों। सियासी तदब्बर से आज PTI, मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है, एक सियासी जमात है, उनकी नुमाइंदगी है मुख्तलिफ सूबों में, असम्बलियों में, वो पार्लियामेंट में रहते, वो अपनी वक्त से पहले हुकूमतें ना ख़त्म करते तो ये हालात ना देखने पड़ते। दूसरे फरीकैन के साथ सियासी उन्होंने बैठना मुनासिब नहीं समझा। ये तो कोई मुकदमात ही नहीं जो उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, राना सनाउल्लाह साहब से लेके और शायद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मरियम पे बने, ये उस वक्त उनके अंदर ये सियासी तदब्बर नहीं था कि आज जो मुकदमात बनवाए के ज़रिए कल वो उनकी भी लपेट में आ सकते। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ अहाता अदालत का भी उतना ही तकद्दस होता है और पुलिस के काम दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को नहीं करना चाहिए। मुझे उस दिन भी शदीद तकलीफ़ हुई थी जब मोहतरमा मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के 5 स्टार होटल कमरे में पुलिस के अलावा दीगर कुव्वतों ने उनका दरवाज़ा तोड़ा था। उस दिन भी मैं रंज में था जब मियाँ नवाज शरीफ के त्यारे को रेंजर्स ने घेरा हुआ था। उस दिन भी मैं रंज में था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अदालत में न पेश करने पे ये रेंजर्स ने प्रोटोकॉल दिए। और मैं आज भी खुश नहीं हो सकता कि एक साबिक वज़ीर आज़म को रेंजर्स उसको गर्दन से पकड़ के ये करें। तो ये जो काम है वो सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा, आज हमें इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आ गया, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ता जाऊंगा कि ज़मान पार्क में पुलिस ही गई थी
और पुलिस के साथ जो वो हुआ गलत था, वो रवैया सबने है। देखा। तो अगर तो उस वो वक्त ये ठीक हो जाता तो पुलिस आज की ये हालात ना कैपेसिटी होते। होनी चाहिए कि Capacity आप होनी चाहिए, आप ठीक है, क्यों आगे ठीक है। अगर ब्रेक लेते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ब्रेक के लेते आईजी हैं, इसमें डॉक्टर साहब, नाकाम है ब्रेक- तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये काम अगर नहीं कर सकते, ठीक। एक छोटे से चंद किलोमीटर के दारुल खिलाफे डॉक्टर साहब में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ਸਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਥੀ ਵੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਦੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ पुत्र मेरी मनो ना इन दफ़ा कपा रहा हो कपा क्योंकि हुकूमत इन दफ़ा बड़े चंगे पैसे भी लेंदी है कपा इमदादी रकम 8,500 रुपए फी मन भी लेंदी है नाल बीज ते खाद दे उत्ते 1,000 रुपए सब्सिडी भी लेंदी है यानी खाद ते बीज मिल से ने सस्ते ते मुनाफा दरे। हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की तरक्की के लिए कोशां। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी। कपास का मयारी बीज पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के मराकज़ फरोख्त और डीलर से दस्तयाब है। कपास उगाओ, भरपूर मुनाफा कमाओ। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक टू बाखबर। हम बात करेंगे जी सज्जाद साहब से। सज्जाद भाई ये बताएं, जो हालात हुए पिछले 2 दिन में, मेरा नहीं ख्याल इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा हमें जाना चाहिए, इब्तदाई में बता दिया, हमारे पैनलिस्ट ने भी डिस्कस कर लिया। ऐसे हालात में कोई जज, कोई इदारा फिर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सोच सकता है, जुर्रत कर सकता है जिसके सामने इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हों? और जिन जज के साहब के सामने के बारे में ये कहा गया कि मेरे केसेस इनके सामने नहीं लगाने आपने, ठीक है, तो कोई केस भी सुन सकता है ऐसे हालात में? यासिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज जो सोलंकी साहब ने कहा ना कि जिस तरह से अदालत का एक पल्ला जो है वो एक तराजू का एक हिस्सा नीचे को झुक गया। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब एक ऐसा शख्स जो मुजस्सम फ़रेब और झूठ था, जो कि एक दिन पहले व्हील चेयर पे था और आज वो अपने पूरे पाँव पे खड़ा था अदालत के सामने। एक तो ये सबसे बड़ा झूठ था और अदालत पूछ सकती थी कि एक ही दिन में आपकी कैसे सेहत ठीक हो गई। और अनफॉर्चुनेटली अदालत ने एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक रोड मैप दिया हुआ था अपनी पार्टी को कि जब मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा तो आपने ऐसे ऐसे करना है, और उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, जो रियासत के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, अदारे थे जिनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता था, आज 70 साल के सियासी अमल में कभी भी किसी भी एहतजाज में उनको निशाना नहीं बनाया गया। तो पहली दफ़ा उन इलाकों को हिट किया गया। ऐसे शख्स को वहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाता है, लार्जर देन लाइफ बना के कहा जाता है कि जनाब आपको हो सकता है कि आप अपने मुखालफिन पसंद ना हों, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप उनके साथ मज़ाकरात शुरू करें। मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ इस बात पे। पहली बात, कल 2 दिन पहले मुल्क एक इतने बड़े टर्मोइल से गुजरता है और उसका जो जिम्मेदार आदमी होता है उसको आप इतना बड़ा तमगा दे देते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर हैं और आप अवामी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और ये वो, और आप अपने मुखालफिन जिनको कहा गया कि वो आप बेशक उनको पसंद नहीं करते, यानी उनको कमतर साबित किया गया। तो ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंस्टेंट जस्टिस हमारे मुल्क में इस तरह से शुरू हुआ है, क्या पिछले चंद सालों में, अब मैं पीछे नहीं जाता, पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में जितनी गिरफ्तारियां हुई, अनफेयर झूठे मुकदमात कायम हुए, क्या किसी भी एक गिरफ्तारी के ऊपर अदालतों ने इस तरह इंटरवीन करके तफ्तीशी अदारों को रोक के किसी को रिलीफ दिया हो? मुझे कम अज़ कम ये बात समझ नहीं आती।
तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जब मुल्क जो है एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है कि हमारी इकॉनमी जो है वो एक ख़तरनाक एज की तरफ जा रही है, 300 रुपए का डॉलर होने जा रहा है, IMF के साथ बात नहीं बन रही, डिस्टेबलाइजेशन है, अदारों के ऊपर हमला किया जा रहा है, ऐसे मौके पे इतना रिलीफ दिया जा रहा है एक ऐसे शख्स को जिसकी वजह से कम से कम 70% जो मुल्क का बिगाड़ है जिसकी वजह से, तो मुझे बड़ी हैरत हुई है। और ख़ास तौर पे ये जो इमेजेस आज के गए हैं और आज की खबरें हैं, ये उन लोगों के लिए जो छोटे सूबों में रहते हैं, जिनका पहले से शिकायत है कि शायद उनका पासपोर्ट जो है वो हल्का है, जिनको पहले से ये शिकायत है कि उनके साथ अनफेयर होता है रियासती अदारों की तरफ से, तो आज मैं समझता हूं कि वो जो उनका गम है या दुख है वो मल्टीपल हो गया आज के इमेजेस के हवाले से। ठीक है, इंसाफ एक अपना रास्ता लेता है, तफ्तीशी अदारे अपना रास्ता लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसे रियासती अदारे जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में अदल के हवाले से, जो लॉ एंड ऑर्डर के, जो दूसरे मामलात के, उनको इतना ज़्यादा अनफेयर नहीं होना चाहिए कि मुल्क के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ आदमी इनसिक्योर फील करे, या वो लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो समझें कि किसी एक को इतना बड़ा फ़ायदा दिया जा रहा है और एक को इतना बड़ा जो है वो नुकसान दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, ठीक है, हम फैसले पे नहीं जाते, कल देखते हैं अदालत क्या करती है, लेकिन ये जो करप्शन का मुकदमा है जो आपने इंट्रो में कहा, और इस तरह के उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, क्या हर मुकदमे में उनको इस तरह से देवता बना के निकाला जाएगा? और क्या अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होगी या लोअर कोर्ट्स में इस तरह से मदाखलत होती रहेगी, तो फिर ये पाकिस्तान की सियासत किस नहज की तरफ जाएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर ये बताइएगा कि जो जिस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वो जो एक इम्प्रेशन है, ऐसा इम्प्रेशन कि जो अदालतें जिन्होंने फैसला देनी है, जजेस जिन्होंने कार्रवाई सुननी आगे चलानी है, तो वो तो ऐसे माहौल के अंदर फिर किस तरह से आज़ादाना तौर पे कार्रवाई चला सकेंगे, फैसले दे सकेंगे, और काम का जब उनके नाम लेकर उनको धमकाया जा रहा हो और उनकी जान को भी खतरा हो? इस हवाले से ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल तो ये भी है कि पिछले दिनों जब यहाँ इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को तबाह किया गया, गेट तोड़े गए, कैमरे तोड़े गए, तो उस वक्त जो अदालत का वकार था वो क्यों नहीं याद आया? और ये भी सवाल है कि जो मफाद आमा के तहत अदालत उज़्मा जब कार्रवाई करती है, जिसको अज खुद नोटिस भी कहते हैं, 184(3) भी कहते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, वो जरा खोल कर पढ़ ले आइन का, क्योंकि हमारा आइन इब्रानी जबान में नहीं है, सादा उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है। उस पर क्या लिखा है कि अदालत उज़्मा ये उन लोगों के या उन मामलात पर जो कि मफाद आमा के होंगे उन पर आप नोटिस लेंगे। तो मैं तो इस पर भी हैरान हूं कि पिछले 3 दिनों में जो इस मुल्क के अंदर तबाही आई है, जिस तरह से तालीमी इदारों, तिजारती मराकिज़, सड़कों, एम्बुलेंसेस, रेडियो पाकिस्तान, कोर कमांडर का घर, GHQ और दूसरी तमाम जगह जो आपने बताई, उनकी जो तबाही आई, उस पर क्या अज खुद नोटिस नहीं बनता था? उस पर किस मुल्क की अदालत के पास जाए कि वो उस पर अज खुद नोटिस ले? तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो कार्रवाई आज हुई है, से बहुत अदालतें डिमोरलाइज होंगी, नीचे जो होंगे जो अदालतें होंगी वो बहुत डिमोरलाइज होंगी। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि वो जिस जज साहबा जिसका नाम लेकर खान साहब ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या उसको इंसाफ मिला है? क्या ये मुझे बताएं कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि आप टी चौक में नहीं आएंगे, उसके बावजूद उनके लोग आए, उन्होंने तोड़-फोड़ की
उसकी तौहीन अदालत का नोटिस आज तक क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, आपका तो बहुत है जी, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब मैं आपको भी इसमें शामिल कर लेता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शामिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप बात भी कर लीजिएगा। दूसरा मौजूद जनाब हमारे रियासती इदारों के हवाले से है। ISPR का इसके ऊपर जवाब भी आया, जो हमले हुए उन बिल्डिंग्स के ऊपर जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था। अफवाज पाकिस्तान वो जो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान के साथ 3 दफ़ा जंगो जदल में जा चुकी है और हिंदुस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, चारों शाने चित भी होना पड़ा है, उसे 1 इंच ज़मीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं मिली है। उसके बावजूद उसके ऊपर GHQ के ऊपर हमला करना, उसके बाद फौजियों की गाड़ियों को जिस तरह से वो विजुअल्स जब देखे तो दिल पसीज गया, और शहदा की जो यादगार है उनको जिस तरह से उनके ऊपर हमला आवर हुए, तो फिर समझ आई बात की जो बार बार कही जाती थी नाकिदीन की तरफ से कि जमान पार्क में अगर पुलिस को नहीं जाने दिया तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों को अफगानिस्तान से लाया गया था उन्हें KPK में नहीं रखा गया, उन्हें किसी और जगह रखा गया है। और यही वजह है कि अगर जमान पार्क में लोग जाते हैं, पुलिस जाती है, सिक्योरिटी के अदारे जाते हैं, तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो इसके ऊपर ISPR ने जो जवाब दिया है कि जनाब 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके, तो एक जमात ने ये सारा काम कर दिया। सवाल सर मुर्तज़ा असफंगी साहब आपसे होगा, ISPR की जानिब से ये कहना कि 70 साल में इतना नुकसान दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना इख्तदार की हवस में मुब्तला एक जमात ने पहुंचाया है, क्या दुरुस्त है? इसमें किसी को शक है? मेरे तो ख्याल में किसी को शक नहीं होना चाहिए। इनकी तो अभी 1 साल पहले नौकरी गई है, और वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक आईनी तौर पर एक हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटाया गया। वो तहरीक अदम एतमाद जो 8 मार्च को पेश की गई थी, जिस पर 14 दिन के अंदर फैसला हो जाना था, जिसको ये लटकाते रहे, और 3 अप्रैल को गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की। अब तक जो कौमी असम्बली की और जो पार्लिमान की तहलील की वो फौजी आमिर करते थे। ये पहले खुद साख्ता चुनतखब वजीर आजम थे, जिन्होंने कौमी असम्बली जी जिन्होंने कौमी असम्बली तहलील की, सही है, गैर आईनी पर। और इसी अदालत ने कहा कि ये सिर्फ आईनी तौर पर ये गैर आईनी नहीं था, बल्कि एक जज साहब ने कहा कि ये आईनी फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। तो हम तो उसी अदालत से पूछेंगे कि इस गैर आईनी कदम पर आपने क्या नोटिस लिया? क्या जैसे आज आपको उस साहब को देखकर खुशी हुई, तो आपको उस गैर आईनी अमल पर भी कोई रंज है, कोई तकलीफ है? अगर है तो आपने क्या किया? ठीक है शनीला साहिबा, अरबों का नुकसान हो गया जी पाकिस्तान को, मईशत की इस वक्त ज़ुबू हाली है, जैसे मैंने बताया डॉलर का रेट किधर जा रहा है, ये एक अलग डायमेंशन है। और एक डायमेंशन और है कि हिंदुस्तान क्या चाहता है पाकिस्तान के अंदर क्या हो, पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो पाक अफवाज के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, किसको फायदा हुआ है, किसका मकसद सर्व किया गया है? देखिए यासिर, हम सब लोग जमहूरियत पसंद, आइन पसंद लोग हैं। हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कामे ने निकाला था, तो हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज यहाँ पे किए थे। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला वोट जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसके खिलाफ डाला था, क्योंकि हमेशा हम लोग पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया है, वो सिर्फ इस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। देखिए, जो बेनजीर थी, जब वो वजीर आजम बनी थी, उनके वालिद को फांसी चढ़ाया गया था, शहीद किया गया था, लेकिन वो आई, उन्होंने आके कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी इदारे से, लोगों को नहीं भड़काया। जब वो पाकिस्तान आई थी, उनके जलसे में 10 लाख से ज्यादा लोग थे, और लोगों ने उस वक्त कहा था कि आप अभी चली जाएं, GHQ पे हमला कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि वो मुहिब्बे वतन थी, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया गया, उनके बारे में कहा गया कि उनकी सियासत खत्म है।
लेकिन वो पाकिस्तान आए, उन्होंने सियासी जिद्दोजहद की और वो दोबारा से एक मुल्क के वजीर आज़म बने, उनको फिर जुडिशल मार्शल लॉ के जरिए निकाला गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आने दी। उनके पास बड़े राज होंगे, क्या कभी आपने उनके मुंह से ये बात सुनी है जो इमरान खान करते हैं कि मुल्क को जना दो, कर दो, जो हमारे मुल्क के जो टैंक है उनके पास पेट्रोल नहीं है जंगों में जाने के लिए? कौन करता है? कौन करता है? वो वही पता करता है जिसको सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत होती है, जिसके नजदीक अपनी जात से आगे कुछ भी नहीं होता है। इनकी जत्थों ने ना किसी की जान छोड़ी है, ना किसी मवेशी की, ना किसी इंसान की। कितने लोग इंसानी जानें जो है वो जाया हुई है, वो जख्मी हुए हैं, 10 अफराद मवेशी को आग लगाई गई है, वहां पे जानवर जो है वो बेचारे जो है वो मारे गए हैं, लोगों की गाड़ियों को जो है वो डंडे बरसाए गए हैं। कल रात को मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद से लेट नाइट ऑफिस आए तो 2 जगहों पे उनका टाकरा इन जत्थों के साथ, छोटे छोटे 16-17 साल के जो लड़के थे जिनके हाथ में डंडे थे, जो गाड़ी उनको नजर आती वो उनको मार रहे थे, वो उनसे बचते बचाते घर वापस पहुंचे। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, सिर्फ इमरान खान की जान मुकद्दम नहीं है इस मुल्क के अंदर, लेकिन उस बंदे ने इस पूरे पाकिस्तान की सलामती को रिस्क में डाल दिया है और पाकिस्तान को तमाशा बना दिया। उठा के देख रहे इंडिया का मीडिया, वो खुशियां मना रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके वो इस इंसान ने करके पाकिस्तान को दुनिया के सामने रुसवा करके। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, खान साहब ये कहते हैं कि मेरे अदालत में पेश होने का मामला जो होता है वो अवामी होता है, ठीक है, और तो फिर मैं कैसे लोगों को रोक सकता हूँ? तो इसका मतलब है खान साहब को पूरा इदराक था जो कुछ होने वाला था। जिस तरह से पाक अफवाज ने, खुसूसन पाक आर्मी ने जो रिएक्शन दिया है, उसने किस हद तक तनाज़े को कम करने में मदद दी है? अगर उसकी तरफ से कोई रिएक्शन उस वक्त आ जाता जब जीएचक्यू के गेट पर हमला हो रहा था तो फिर ये मामला कहाँ जाता? बस आपने तो दबिस्तां खोल दिया ये सवाल करके। लेकिन एक वैसे सब चीज़ें रिलेटेड हैं जी। एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया था शनीला से और शायद किसी और से भी, कि ये जो कुछ किया गया है, जो कुछ रिएक्शन आया है पीटीआई की तरफ से, इसका फ़ायदा किसको हुआ है? तो सब दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिया और दोस्त जवाब दिया। लेकिन एक ट्वीट का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। ये ट्वीट भारतीय एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन की तरफ से आई है जी। कि वो रेडियो पाकिस्तान जो कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा करता था, पीटीआई के लोगों ने उसे जला के भस्म कर दिया है। तो ये पीटीआई ने जो काम किया है उसका फ़ायदा इसे पहुंचा है। माय गॉड। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीटीआई या इमरान खान, जब इमरान खान ने जिन लोगों को तैयार किया है, किन मकासद के लिए तैयार किया है। अब आप ये कहें और आप ये ज़रा ताल्लुक़ जोड़ें, जब ये कहते हैं लोग कि 5 अगस्त का वाक़या इमरान खान की मिली भगत से हुआ, जिसके तहत नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 उसको तब्दील कर दिया और मकबूजा कश्मीर जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको भारत का हिस्सा बना लिया। और ये साजिश कहाँ हुई थी? ये साजिश ट्रंप के साथ उन राहदारियों में जो खुफिया बातचीत हुई थी उसमें ये तय पाया था। अभी भी किसी को ये समझ में नहीं आया कि खान क्या करने जा रहा था और किसका एजेंट था और क्या काम कर रहा था। तो फिर उसकी समझ पर आप बात कर सकते हैं। और बाकी रही ये बात कि कौन क्या कर रहा है, और अगर कोई इमरान खान कहता है कि मैं अवामी आदमी हूँ और अगर मैं अदालत के सामने पब्लिक को लेके आता हूँ तो ये एक फितरी बात है। आप ये बताएं लोगों को कैसे रोक सकता हूँ? जुल्फ़कार